नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग पाल कला से रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे जो कि 70th बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाल कला को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात कि हमें इसे डायग्राम में तोड़कर यहाँ पे बताया गया है और इसी डायग्राम को आधार बनाकर हम लोग जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ एक तरीके से मॉडल आंसर है पाल कला के लिए और इसी मॉडल आंसर को आधार बना के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखते हैं पाल कला को किस तरीके से डायग्राम में सॉल्व किया गया है। पहला जो है सामान्य परिचय विशेष। हर एक कला में कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक हो तो इंट्रो तो होता ही है, और क्योंकि एक कला है तो कला में विशेषताएं बताना तो सबसे ज़रूरी है। और विशेषता तो किसी भी कला का एक मतलब मेन फीचर होता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर कला पर धर्म के प्रभाव की विवेचना कि उस टाइम के कला पर क्या धर्म के क्या प्रभाव थे, ये हम देखेंगे। फिर आलोचना लाजमी सी बात है, किसी भी कला की आलोचना देखनी पड़ती है, सीमाएं देखनी पड़ती है कि उसमें क्या कमियां थी, क्या हो सकता था, और निष्कर्ष हम देखेंगे। आइए जानते हैं कि विशेषताएं जो है कि विशेषताओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। तो स्थापत्य कला में जो ये है, स्थापत्य कला को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया जा सकता है। वो है महाविहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर। महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर। मूर्तिकला को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: कांसा और पत्थर। कांसे की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति। कांसे की मूर्ति के तहत हम लोग देखेंगे कि लुप्त तकनीक का उपयोग हुआ है। जो चोल कला में जिस तकनीक का उपयोग होता है वही पाल कला में भी उपयोग होता है। फिर चित्रकला में पांडुलिपि और भित्ति चित्र। पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखी गई जो चीज़ें होती हैं उनको पांडुलिपि बोलते हैं। और भित्ति चित्र का मतलब होता है जो कि दीवारों पर बनाए गए चित्र होते हैं, उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके सामान्य परिचय के बारे में। तो बोल रहा है कि कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। इस दृष्टि से पूर्व मध्यकालीन बिहार यानी 8वीं से 12वीं सदी में विकसित पाल कला का विशेष महत्व है। सही बात है कि अगर हमें पाल काल को समझना है, पाल साम्राज्य को समझना है, तो पाल साम्राज्य को समझने के लिए पाल कला एक बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छा उदाहरण होता है, साधन हो सकता है, जिससे हम पाल साम्राज्य के समाज को, धर्म को, वहाँ की राजनीति को हम समझ सकते हैं। और इस संदर्भ में पाल कला का विशेष महत्व हो जाता है। पाल कला जैसे हम बोल रहे हैं तो पाल साम्राज्य का काल कब से कब था? 8वीं से 12वीं सदी तक जो पूर्व मध्यकालीन बिहार है उस टाइम पे ये पाल साम्राज्य एग्जिस्ट करता था। फिर बोला क्योंकि इसने न केवल मौर्य काल से विकसित हो रहे कला परंपरा को निरंतरता एवं विस्तार प्रदान किया, बल्कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भी किया। जो पाल कला है, आप मतलब देख सकते हैं कि मौर्य कला के बाद जो है, मौर्य कला के काफ़ी समय बाद पाल साम्राज्य का विकास होता है, पाल साम्राज्य अपने अस्तित्व में आती है। और पाल साम्राज्य भी उसी थाती को, जो मौर्य साम्राज्य की थाती थी, उसी थाती को, उसी के अवशेष पे ये कला फिर से जिंदा होती है। यानी कि पाल कला में हम लोग कुछ हद तक मौर्य कला की विशेषताओं को भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि पाल कला की क्या विशेषताएं हैं। मतलब पाल कला 3 रूपों में दृष्टिगोचर होती है: स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला। फिर स्थापत्य को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: महाविहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर। फिर मूर्तिकला, तो मूर्तिकला याद ही रहेगा, कांसा पत्थर। चित्रकला जो है पांडुलिपि और भित्ति चित्र। फिर उसके बाद क्या, स्थापत्य कला को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्थापत्य कला में वही सब चीज़ें हैं आप जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्थापत्य कला में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं 4 एलिमेंट्स को मतलब बेस बना करके और ये पूरा जो लिखा हुआ लैंग्वेज लिखा गया है। तो जो डायग्राम जो होता है हमें बेस बना किसी भी मतलब क्वेश्चन को फ्रेम करने में हेल्प करता है, तो उसका बेस बनाने में हमें हेल्प करता है। उसी के बेस पे हम पूरा लैंग्वेज लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो बोल रहा है स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला। बोले भवन निर्माण कला के क्षेत्र में पाल कला में अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर वहाँ कीवर्ड में लिखा हुआ है और वही लाइन यहाँ पर दोहरा दिया गया है। इस काल का स्थापत्य पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, विभिन्न महाविहारों में उदंतपुरी, नालंदा, अब जो हर एक जो कीवर्ड है उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया जाएगा। थोड़ा पूरा डिफाइन नहीं करना है, पूरा डिफाइन कर देंगे तो पूरा कंटेंट यहीं शुरू हो जाएगा, परिचय में पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हर एक जो वर्ड है, कीवर्ड है, उसको डिफाइन करना है यहाँ पे। जैसे विभिन्न जो महाविहारों की बात की जा रही है कि विभिन्न महाविहारों में उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुर विहारों की स्थापना का श्रेय पाल शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल की कला प्रवृत्ति को जाता है। मतलब मेनली जो महाविहार उस टाइम को मिलते हैं, कौन कौन से 4 महाविहारों की बात की गई है: उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार। फिर उसके बाद है
तो उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये जो महाविहार बनाए गए थे उस पाल साम्राज्य के जो शासक थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उनके द्वारा बनाए गए थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम के जो शासक थे कला के प्रति उनकी क्या रुचि थी, क्या कितने जागरूक थे, वो कितना ज़रूरी समझते थे वो कला को किसी भी साम्राज्य के विकास के लिए सौंदर्य के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार आदि के संवर्धन में पाल शासकों का प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो कीबोर्ड है, दूसरा जो कीबोर्ड है स्तूप का कीबोर्ड, तो हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा कीबोर्ड है क्या स्तूप, स्तूप को कीबोर्ड बना के यहाँ पर लैंग्वेज बनाया गया है कि नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार आदि के संवर्धन में पाल शासकों का प्रमुख योगदान रहा है। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने आवास एक निश्चित योजना को प्रदर्शित करते हैं। विक्रमशिला महाविहार का अब ये कीवर्ड पूरा हो गया, स्तूप चैत्य मंदिर पूरा हो गया। और उसके बाद जो है बोल रहा विक्रमशिला महाविहार के अवशेष, अब थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेगा सबको। बोला विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पाल युगीन स्थापत्य कला की विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं, कहाँ पे? विक्रमशिला में। विक्रमशिला मतलब पालकालीन स्थापत्य में सबसे विशेष महत्व रखता है क्या? विक्रमशिला अवशेष। और यहाँ बोल रहा है कि हम यहाँ एक मंदिर और स्तूप के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो कहलगांव हैं, अब मान लीजिए पाल कला को बता रहा है तो कुछ उसका साइट्स तो बताने पड़ेंगे, तो इसलिए साइट्स बता दिया है, पहला विक्रमशिला और दूसरा कहलगांव। बोल रहा कहलगांव का गुफा मंदिर, यहाँ पे मंदिरों का बात की जा रही, मंदिर वाला कीवर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कीवर्ड को। बोल रहा है कि कहलगांव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप, फिर सूरजगढ़, जय मंगलगढ़ इत्यादि पालकालीन स्थापत्य तथा भवन निर्माण के ज्वलंत एवं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। क्या बोल रहा है? कहलगांव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्थ मंडप, सूरजगढ़, जय मंगलगढ़ इत्यादि पालकालीन स्थापत्य तथा भवन निर्माण के ज्वलंत एवं प्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी कि आगे बढ़ते हैं तो क्या है स्थापत्य कला की विशेषताएं, पालकालीन जो स्थापत्य कला है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बोल रहा है पालकालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं पक्की ईंटों पर आधारित भवनों का निर्माण है। यानी कि पाल कला में जो भवनें निर्मित हुई हैं उन भवनों का निर्माण कैसे किन पर हुआ है? तो पक्की ईंटों पर हुआ है। और इनका साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं क्या क्या? उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जो महाविहार है। तो दूसरा पॉइंट क्या करा कि इन महाविहारों का जो निर्माण है एक विशिष्ट योजना के आधार पर किया गया है, जिनमें दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी के तख्तियों से सजावट का काम किया गया है। मतलब ऐसे ही नहीं उठे और बना दिए घर, जो भी ये भवन बना दिए, तो ऐसा नहीं किया गया, एक प्लानिंग की गई है। मतलब प्लान ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है इन सब का। और जो ये दीवार है महाविहार का जो दीवार है, दीवार के जो बाहरी हिस्से पर मिट्टी के तख्तियों से सजावट का काम किया गया है। ठीक है, जो पहला पॉइंट में क्या है? पक्की कीवर्ड है। दूसरा पॉइंट में क्या है कि मिट्टी की तख्ती और विशेष योजना। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आते हैं तो बोल रहा है कि पालकालीन स्थापत्य की विशाल योजना तत्कालीन आर्थिक समृद्धि के स्मारक है। क्या बोल रहा है कि पालकालीन स्थापत्य की विशाल योजना तत्कालीन आर्थिक समृद्धि का स्मारक है। सही बात है कि अगर कोई भी कला विकसित होती है, किसी भी काल में कला विकसित होती है और इस चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ मतलब एक देखने को मिलता है एलिमेंट कि उस टाइम की जो इकॉनमी रही होगी, आर्थिक व्यवस्था रही होगी, बहुत ही समृद्ध रही होगी, तभी कला का इतना विकास हो पाया है। आगे आते हैं, चौथा जो विशेषता है, चौथी विशेषता देखते हैं। बोल रहा बौद्ध बौद्ध स्थापत्य के अतिरिक्त सूरजगढ़, जय मंगलगढ़, कहलगांव का गुफा मंदिर एवं गया के विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप पाल स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है कि बोल रहा कि जो चौथा विशेषता है इसका कि बौद्ध स्थापत्य के अतिरिक्त सूरजगढ़, जय मंगलगढ़, कहलगांव का गुफा मंदिर और गया का विष्णुपद मंदिर का अर्ध मंडप पाल स्थापत्य कला के विशेष उदाहरण है। मतलब उसी को थोड़ा डिफाइन कर दिया, जितने भी से कीवर्ड्स है उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं तो महाविहार पे आता है। स्थापत्य कला हो गया, तो स्थापत्य कला में जो ये है पहला जो ये है एग्जाम्पल है किसका? महाविहार का। महाविहार को देखते हैं। और पाल कला के दौरान महाविहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास तथा शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ। आखिर महाविहार क्या थे? तो महाविहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे और जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर वो शिक्षण का काम क्या करते थे। और महाविहारों की संरचनात्मक विशेषता को हम निम्न आकृति के रूप में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाविहार की एक संरचना बनाई हुई है, जहाँ पे इधर मतलब एक दिशा में यहाँ पे बरामदा है, ठीक है, और यहाँ पे कमरे हैं, यहाँ पे खुला आंगन है, यहाँ प्रवेश द्वार है। मतलब यहाँ से पूर्व दिशा से प्रवेश द्वार है, बीच में आंगन है और आंगन के चारों ओर बरामदे हैं। और उसके बाद जो मतलब यही सब है, बीच में आंगन और एक आयताकार संरचना है यहाँ पे। मतलब पाल कला में जो महाविहार बने हैं, अगर पूछा जाए कैसे संरचना है उनकी, तो क्या बताया होगा? ये आयताकार संरचना था। फिर बोल रहा है कि महाविहारों की संरचना तो हो, ठीक है,
पहला है कि पक्की ईंटों से निर्मित आयताकार भवन, ठीक है। पक्के हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पाल कला में जो भी भवन बने हैं वो पक्की ईंट के बने हुए थे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयताकार भवन है। फिर है खुला आंगन, आंगन खुला हुआ ढका हुआ नहीं है। आंगन के चारों ओर बरामदे जो यहाँ पे दृष्टिगोचर है। बरामदे के पीछे कमरे देख सकते हैं, बरामदे के पीछे कमरे बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि कुछ कमरे 2 मंजिले थे, तो उन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ, मतलब कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो कि 2 मंजिले हैं और उन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो ये क्या हो गया, महाविहारों का मतलब ये मतलब उसका विवरण हो गया। और प्रमुख महाविहार और उनका निर्माता, कौन कौन से महाविहार मेन हैं और उनके निर्माता कौन हैं, ये ना सिर्फ मेंस के लिए बल्कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बल्कि जितने भी वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के लिए मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि उदंतपुरी महाविहार के निर्माता कौन है, तो गोपाल हैं। विक्रमशिला महाविहार कौन है, तो धर्मपाल है। सोमपुरी जो कि पहाड़पुर बांग्लादेश में है वो धर्मपाल है। नालंदा का कौन है, तो बालपुत्र देव हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक द्वारा निर्मित। ये बालपुत्र देव दक्षिण पूर्व में, वहाँ के दक्षिण पूर्व एशिया में कोई देश मतलब कोई वंश था, शैलेंद्र वंश था, वहाँ के जो शासक थे बालपुत्र देव, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि वो उस टाइम के जो तत्कालीन पाल शासक थे उनसे उन्होंने अनुमति ली थी, और अनुमति लेने के बाद यहाँ पे कुछ गांव दान दिए गए थे, और उन्हीं गाँवों में इस नालंदा महाविहार का निर्माण कराया गया था। तो कौन कौन से महाविहार हो गए, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी और ये नालंदा। इसमें से एक जो महाविहार है वो भी वर्तमान में भारत में नहीं है बल्कि बांग्लादेश में है। तो महाविहार हम लोग पढ़ चुके, बातें हैं चैत्य पे। चैत्य क्या होता है, चैत्य का नाम बहुत बार हम लोग सुने होंगे। एक चैत्य होता है, हमारे हिंदी महीनों वाला एक चैत्य होता है, लेकिन वो ये चैत्य नहीं है, ये चैत्य अलग है। संरचना मतलब आर्किटेक्चर को लेके है। बोल रहा है कि यह बौद्ध मंदिर थे। चैत्य बौद्ध पूजा केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। चैत्यों की परंपरा तो प्राचीन थी, लेकिन इसके स्वरूप में पाल कला के दौरान अत्यधिक विस्तार हुआ। मतलब जो जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है कि मंदिर होते हैं, वैसे ये बौद्ध धर्म में जो वहाँ के जो मंदिर होते हैं उनको चैत्य बोलते हैं। जहाँ पे उनका पूजा केंद्र होता है उसको चैत्य बोला जाता है। बोल रहा है कि साथ ही बड़ी संख्या में पाल शासकों ने चैत्यों का निर्माण कराया, और इसके कई प्रमाण बिहार के विभिन्न भागों में मिलते हैं। मतलब ये भी है एक स्तूप ऐसे ही था कि स्तूप का जो प्रचलन था मौर्य कला से पहले ही था, लेकिन इन मौर्य कला में उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा, इसलिए मौर्य कला से जोड़कर स्तूप को देखा जाने लगा। ठीक है, वैसे जो चैत्य है, चैत्य पहले से विद्यमान था प्राचीन भारत में, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है, इसको पाल कला के दौरान मिल जाती है। अब जो चैत्य की यहाँ पर संरचना आप देख सकते हैं कि एक प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे कैसे कितने पिलर से गोलाकार भाग में मतलब पिलर वो है, और एक बीच में एक जो है गुंबद है जिसको हम स्तूप भी कहते हैं, मतलब ये बना हुआ है। और चैत्य का जो आंतरिक भाग कैसा हो सकता है, यहाँ पे ये संरचना दिखाई गई है। फिर ये स्तूप को हम मौर्य कला में पढ़ चुके हैं बहुत ही विस्तार से। बोल रहा है कि स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र थे। पाल शासन के दौरान कई स्तूपों का निर्माण किया गया। इस काल में स्तूपों की संरचना को और व्यवस्थित रूप मिला। इसकी संरचनात्मक विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं। ये सब हम संरचना पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो स्तूपों का जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। तोरण स्तूप के चारों ओर होता है प्रवेश द्वार के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ये रेलिंग है, इस रेलिंग को क्या बोलते हैं, इस रेलिंग को वेदिका बोलते हैं। रेलिंग को क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे का जो प्रदक्षिणा पथ है, निचला प्रदक्षिणा पथ, उसको मेधी बोलते हैं। और जो ऊपरी प्रदक्षिणा पथ होता है वो तो उसको प्रदक्षिणा पथ ही बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ हो गया। उसके बाद है कि अंड, जो ये मतलब ऐसे बनाया हुआ है, ये गोलाकार संरचना है, ये इसको अंड बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर्मिका बना हुआ है, और हर्मिका में 3 छतरी है। 3 छतरी मतलब 3 चीज़ों का प्रतीक है, ठीक है। और तोरण हम लोग देख ही सकते हैं, बहुत बार मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन डे एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि स्तूपों का प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तो तोरण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा मंदिर, यद्यपि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु उन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण को भी प्रोत्साहन किया। इस काल में बने मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाल काल में बने हिंदू मंदिर के उदाहरण हैं कहलगांव यानी कि भागलपुर का गुफा मंदिर, गया में स्थित विष्णुपद मंदिर आदि। और विष्णुपद मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता उसमें निर्मित अर्ध मंडप है। यहाँ पे जो कहलगांव है और जो विष्णुपद मंदिर है उसको मतलब याद रखना है। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि यार ये भी मंदिर है, चाहते ही मंदिर है, तो उसको दो क्यों बांटा गया है। तो अभी भी मैंने पहले बताया कि जो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उनको चैत्य कहते हैं, और हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उनको मंदिर कहते हैं। और उन्हीं मंदिरों में 2 महत्वपूर्ण मंदिर है, कौन, कहलगांव जो कि भागलपुर में है, और कहलगांव का गुफा मंदिर, और विष्णुपद स्थित गया स्थित विष्णुपद मंदिर।
विष्णुपद मंदिर जो पाल काल में बनाया गया था। हालांकि मतलब इसका जो ये है, इसका जो संरचनात्मक विकास से उस टाइम अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर के महारानी थे, उन्होंने भी इसमें विशेष योगदान दिया है। फिर आते हैं यहाँ पे, बोला कि इस क्षेत्र के मंदिर स्थानीय बंगा शैली को व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। नेपाल कला का जो मंदिर है वो किस शैली को व्यक्त करते हैं, वो बंगा शैली को व्यक्त करते हैं। बंगा बंगाल वर्ड से बना है, बंगा शैली को व्यक्त करते हैं। बोला उदाहरण के लिए बर्दवान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक बड़ा घुमावदार शिखर दिखाता है जिस पर एक बड़ा आमलक लगा हुआ है, और यह प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों के समान है। मतलब ये क्वेश्चन तो पहले एक मतलब यहाँ के हम कीवर्ड पकड़ेंगे, क्या कीवर्ड है इस चीज़ का। तो पहला कीवर्ड ये है कि यहाँ पे बंगा शैली, मतलब जो पाल कला के जो मंदिर हैं उनमें क्या मिलता है, बंगा शैली की अभिव्यक्ति मिलती है। और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर का एग्जाम्पल क्या है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो बर्दवान जिला में है। बर्दवान जिला कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और इस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है, इसका जो शिखर है वो शिखर कैसे घुमावदार है, और इस पर एक बड़ा सा आमलक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक आमलक लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी समानता जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो कि बर्दवान जिला पश्चिम बंगाल में है, इसकी समानता किस राज्य के मंदिरों से है, तो उड़ीसा के मंदिरों से है, तो याद रहेगा। उसके बाद आगे आते हैं तो बोले सदियाँ बीतने के साथ साथ यह मूल स्वरूप और भी ऊंचा होता जाता है। इन मंदिरों के काले से भूरे बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थर के खंभे और मेहराबदार आलों ने गौर और पांडुगा में बंगाल सल्तनत की शुरुआती इमारतों को भारी रूप से प्रभावित किया, जिसमें बंगाल के कई स्थानीय निर्माण परंपराओं ने अपनी भूमिका निभाई। मतलब इसमें क्या है कि जो समय बीतने के साथ साथ, टाइम बीतने के साथ साथ ये जो संरचनाएं थी, मंदिर की संरचनाएं जो थी पहले छोटी हुआ करती थी, धीरे धीरे बीतती, मतलब ये ऊंची उठती गई, मतलब ऊंचा खुद से नहीं उठ गई, इनको बनाया गया। और इनमें जिस तरह के मतलब जो पत्थर यूज़ किए गए वो भूरे बेसाल्ट पत्थर यूज़ किए गए हैं। कैसे भूरे बेसाल्ट पत्थर, जैसे मौर्य कला में कौन से पत्थर का यूज़ किया गया था, तो उसमें बलुआ पत्थर था। तो भूरा बलुआ पत्थर मूर्ति में थी और लाल बलुआ पत्थर वहाँ के मतलब जो स्थापत्य था उसमें यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ये पाल कला का जो मंदिर है, फिर जो भी संरचनाएं मिलती हैं उनमें कौन सा पत्थर है, तो काले व भूरे बेसाल्ट है, और क्लोराइड पत्थर हैं, क्लोराइड और भूरे बेसाल्ट पत्थर। और इनकी और क्या विशेषता है कि मेहराबदार आला, मतलब इनकी आप देख सकते हैं कि ये जो मेहराबदार संरचना है, ये मेहराब कहलाती है। और खास करके जो ये जो शीर्ष भाग है इस तरह का, ये मेहराब कहलाता है। तो बोला मेहराबदार आलों ने गौर और पंडुआ में, गौर मतलब वहाँ पे जगह है गौर और पंडुआ, जो बंगाल सल्तनत जब स्थापना हो रही थी तो उस टाइम के मंदिरों के निर्माण में भी इसने अपने मतलब जो ये था छाप छोड़ा। आगे आते हैं, पालकालीन हम लोगों ने स्थापत्य कला को देख लिया। स्थापत्य कला में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा महाविहार, चैत्य देखा, हम लोगों ने स्तूप देखा, और फिर मंदिर देखा। मंदिर में मेन कहलगांव मंदिर और कौन सा मंदिर, ये विष्णुपद मंदिर। उसके बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी हम लोगों ने देखा और उनकी विशेषताओं को देखा। हम लोगों ने पालकालीन मंदिरों की विशेषताओं को देखा। अब आते हैं पालकालीन मूर्ति कला पे कि पालकालीन मूर्ति कला की क्या मतलब विशेषता है, क्या चीज़ें हैं। बोला पाल काल के दौरान मूर्ति कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। मूर्ति कला की गुप्त परंपरा ने पाल शासकों के संरक्षण में एक नई ऊंचाई हासिल की और इसे पाल मूर्ति कला स्कूल के रूप में नामित किया गया। मतलब मैंने पहले ही बताया कि पाल जो कला है वो किसकी, या तो मौर्य कला या फिर जो गुप्त कला है उसकी ही मतलब अवशेषों पे इस कला का जन्म हुआ है। तो जो कला गुप्त काल के टाइम पे हो गई थी, रासित हो गई थी, उस कला को फिर से पुनर्जीवित करने का काम पाल काल करता है। और यह मध्यकालीन मूर्तिकला की पूर्व शैली है, ठीक है। कला में पालों के अधीन बंगाल में बहुत सी स्थानीय विशेषताओं को शामिल किया गया और यह 12वीं शताब्दी के अंत तक जारी रही, ठीक है। मतलब जो ये था 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक कहा ही जाता है कि पूर्व मध्यकालीन बिहार था या भारत था, उस टाइम पे इस कला का विकास हुआ था। 12वीं सदी तक ये जो कला थी जारी रही। बोला पत्थरों और कांस्य की मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, घोषरानवा आदि के मठ स्थलों में किया गया था। कहाँ पे, नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, घोषरानवा आदि के मठ स्थलों में किया गया था। नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया। बोला इस काल की अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से प्रेरित थीं। बोला बुद्ध के अलावा विष्णु, बलराम, उमा महेश्वर,
सूर्य और गणेश जैसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। कि मतलब पाल पीरियड में मतलब बहुत हद तक बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा था, लेकिन पालकालीन शासक तो यहाँ पे जो ये हम लोग ये देखने को मिलता है कि यहाँ के शासकों में धार्मिक सहनशीलता देखने को मिलती है। ना सिर्फ बौद्ध धर्म बल्कि जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, विष्णु, बलराम, उमा महेश्वर, सूर्य और गणेश जैसे जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, उनकी भी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस स्कूल की बेहतरीन मूर्तियों में एक महिला की प्रतिमा, नालंदा से प्राप्त 2 खड़ी अवलोकितेश्वर प्रतिमाएँ शामिल हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध और अर्धपर्यंका आदि में बैठे अवलोकितेश्वर की छवि बौद्ध मूर्तियों की विशेषता एक प्रमुख और विस्तृत नक्काशीदार काली स्लैब और कमल आसन है। मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो पहला चीज़ तो हो गया कि एक महिला की एक मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नालंदा से प्राप्त जो अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं मिली हैं। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध की मूर्ति मिली है। और इसी मूर्ति का मतलब वो किया गया, इस तरह की मूर्ति जो बनाई गई है अभी महाबोधि जो मंदिर के आसपास वाले इलाके में ये बनाई गई है। फिर अर्धपर्यंका आदि में बैठे जो अवलोकितेश्वर की छवि है वो दिखाई देती है यहाँ पे। फिर एक आते हैं कांसे की मूर्ति की तरफ। कांसे की जो मूर्ति है बोला ये पाल काल की सर्वश्रेष्ठ कला उपलब्धि मानी जाती है। कांसे की मूर्तियों का निर्माण सांची में ढाल करके जाती थी। एक सांचा होता था, उसमें कांसा डाल के मतलब इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इनमें अलंकरण की प्रधानता थी, मतलब सजावट किया जाता था इन मूर्तियों में। नालंदा निवासी धीमन और विठपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हमेशा बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट भी आई है। यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि पाल कला के 2 प्रमुख कलाकार कौन थे, तो ये धीमन और विठपाल माने जाते हैं। फिर उसके बाद है कि जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे की इन मूर्तियों की कलात्मकता की तुलना चोल काल में निर्मित कांसे की नटराज मूर्ति से की जाती है। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे भी जो चोल काल में जो नटराज की मूर्तियों को बनाने के विलुप्त मोम तकनीक का उपयोग किया गया था, ठीक वैसे ही पाल काल में भी विलुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके कांसे की मूर्तियों को बनाया जाता था। और दोनों ही जो टाइम रहा है, पाल कला हो चाहे चोल कला हो, मतलब दोनों ही साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो अपने कांसे की मूर्तियों की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। कांसे की इन मूर्तियों में बौद्ध एवं हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्व, विष्णु, बलराम आदि प्रमुख हैं। कांसे की मूर्तियाँ नालंदा, कुकरीहार, गया, सुल्तानगंज आदि से प्राप्त हुई। सुल्तानगंज कहाँ पे है? भागलपुर में है। कुकरीहार गया, नालंदा गया भागलपुर, कुकरीहार गया और सुल्तानगंज भागलपुर। फिर उसके बाद देखते हैं पत्थर की मूर्ति। बोले पाल काल में कांसे के अतिरिक्त पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। इन मूर्तियों का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर से होता था, ठीक है। हमने देखा कि कांसे का यूज़ किया गया है धातु मूर्ति के रूप में, लेकिन पत्थर की मूर्तियों में किन का यूज़ किया गया, क्या बनाया गया है? तो काले बेसाल्ट पत्थर का यूज़ किया गया है। और बोल रहा है कि जो संथाल, परगना एवं मुंगेर से प्राप्त होती थी। पूछा जा सकता है कि पाल काल की मूर्तियों को बनाने के लिए जो पत्थर आयातित होता था, कहाँ से वो आयातित पत्थर यूज होता था। तो यहाँ पे क्या कि इन मूर्तियों में भी अलंकरण पर जोर दिया गया था, इनको सजाने पर जोर दिया गया था। देखते हैं कि पालकालीन जो मूर्तियाँ हैं, तो पालकालीन मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं। तो बोल रहा है कि पालकालीन मूर्तियों का निर्माण गया और राजमहल से मिलने वाले भूरे और काले रंग के विशाल पत्थरों से हुआ है, ठीक है। मतलब जो इलाका, जो दक्षिण बिहार का जो इलाका है, राजमहल हो गया, या फिर राजमहल की पहाड़ी हो गई, या फिर संथाल परगना का इलाका हो गया, जो पहले बिहार का ही हिस्सा था, मुंगेर की पहाड़ी हो गई, वहाँ से जो पत्थर, काले विशाल पत्थर थे, उनसे इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दाई और एक मूर्ति दिखाई गई है। फिर बोल रहा है प्राय पालकालीन मूर्तियों में शरीर के अग्रभाग को दिखाने पर ध्यान दिया गया है। मूर्तियों की सुंदरता को मतलब वो दिखाई जा सके, अच्छे से प्रतीकात्मकता दिखाई जा सके, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि जो मूर्तियों के अग्र भाग को दिखाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है, पिछले भाग को दिखाने से ज़्यादा। तो बोल रहा मूर्तियों के छरहरी और मनोहारी आकृतियों में पर्याप्त आभूषण और परंपरागत सजावट पर विशेष बल दिया गया है। इसमें क्या किया गया कि बहुत मतलब सरलता नहीं, सुगमता नहीं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सजाने की कोशिश की गई है ताकि मूर्ति सुंदर लगे। और बिहार से मिली मूर्तियाँ बंगाल की तुलना में अधिक मोटी और भारी है। एक ये अंतर देखने को मिलता है कि बिहार की जो मूर्तियाँ हैं वो बंगाल की मूर्तियों की अपेक्षा भारी है, ठीक है। फिर बोल रहा है पालकालीन मूर्तियाँ लेख युक्त है, जिनमें तिथियाँ भी दी गई है। ये हिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्ट्री में जो डेट होता है बहुत ही मैटर करता है। अगर उस टाइम के किसी चीज़ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है तो हमें उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने लगती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर तिथियाँ जो मिली हुई हैं मूर्तियों पर वो बहुत ही मैटर करती हैं।
तो बोल रहा है कि पालकालीन शैली में बनी बौद्ध एवं ब्राह्मण मूर्तियों में शैली के स्तर पर समानता है। ठीक है, जो जितने बौद्ध मूर्तियाँ और ब्राह्मण मूर्तियाँ दोनों में जो उनका स्टाइल है, जो आर्किटेक्ट स्टाइल है, वो बहुत ही सेम है। बोला किंतु आयुध, वाहन और लाक्षणिकता के स्तर पर भिन्न है। आयुध मतलब उनके हथियार, जो मतलब जो देवी देवता जो लेते हैं, हथियार लेते हैं, और बोला वाहन में भी मतलब उनके जो सवारी होती है उस चीज़ में, और लाक्षणिकता के स्तर पर मतलब देखने में थोड़े से अलग है। दोनों हैं सेम, देखने में बिल्कुल उतने सेम है, लेकिन जो उनका ये टाइप थोड़ा सा बदल दिया गया, दोनों सेम न लगे इसके लिए उनके हथियार जो है, उनके वाहन जो है, उनको चेंज कर दिया गया है। बोला कि पालकालीन मूर्तियों में मुख्यतः देवताओं का ही चित्रण किया गया है, जिसमें प्रधानता बुद्ध की मूर्तियों का है और इन पर तंत्रयान का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। मतलब खास करके मतलब देवी मूर्ति बहुत कम मिली है पालकालीन मूर्तियों में, मुख्य तौर पर देवता मिली, और देवताओं में भी जो ये बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध है, वो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ खास करके मिली हैं। तो बोला कांस्य मूर्तियों का निर्माण सांचे में ढालकर किया जाता था। इसके प्रमुख कलाकार धीमान और विठपाल है, दोनों पहले ही पढ़ चुके हैं। पालकालीन मूर्तियों की तुलना में चोलकालीन मूर्तियों से की जाती है, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं कि जो कांस्य की मूर्तियों ने गाय विलुप्त तकनीक के कारण दोनों की तुलना होती है। देखिए ये मूर्तियाँ मुख्यतः बिहार के नालंदा, कुकरीहार, गया, भागलपुर के और बंगाल के कई क्षेत्रों में मिलती हैं। हमने ऊपर एक पॉइंट देखे कि बिहार की मूर्तियाँ जो हैं भारी उस टाइम के, बंगाल की मूर्तियाँ हल्की हैं। तो कुकरीहार गया हो गया, सुल्तानगंज भागलपुर हो गया, बंगाल का इलाका हो गया, नालंदा हो गया, वहाँ से ये मूर्तियाँ मिली हैं। फिर आते हैं पालकालीन चित्रकला पर। मूर्तिकला हम लोगों ने देख लिया, पालकालीन चित्रकला देखेंगे। स्थापत्य हम लोग देखा था, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। तो हम लोग को दो चीज़ देख चुके हैं, चित्रकला पे आते हैं। बोल रहा है कि पाल काल में स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जिन्हें दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, जैसे पांडुलिपि चित्र और फिर भित्ति चित्र। तो बोल रहा है कि यह चित्र मुख्यतः ताम्रपत्रों पर आधारित होता था। जो पांडुलिपि होता था ताम्रपत्रों पर आधारित होता था, जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। ये इन चित्रों का उपयोग किसके लिए? सजावट के लिए होता था। इन चित्रों में लाल, काला, नीला, सफ़ेद के साथ साथ हरा एवं बैंगनी रंगों का भी उपयोग किया गया था। लाल काला नीला सफ़ेद, लाल काला नीला सफ़ेद का यूज़ किया जाता है, और हरा बैंगनी का, लाल काला नीला सफ़ेद हरा बैंगनी। बोला इसके प्रमुख उदाहरण अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता एवं पंचरक्ष हैं, जो वर्तमान में ब्रिटेन के संग्रहालय में संरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पालकालीन चित्रकला के एग्जाम्पल के रूप में हम कौन से चीज़ को देख सकते हैं। तो वो क्या है? वो अष्टसहस्त्रिका है। क्या है? अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और पंचरक्ष। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम पाल कला के मतलब छाप को देख सकते हैं। लेकिन अफसोस कि ये भारत में नहीं, भारत के संग्रहालय में नहीं, बल्कि ब्रिटेन के कैम्ब्रिज संग्रहालय में इसको कंजर्व करके रखा गया है। फिर आते हैं भित्ति चित्र पे। भित्ति चित्र का जैसे मैंने पहले ही मतलब बताया था, भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? दीवार पे बने चित्र। तो वही लिखा है कि इनका निर्माण दीवारों, गुफाओं आदि के चित्रण के लिए किया जाता था। इन चित्रों में फल, फूल, पशु, मानव तथा ज्यामितीय रूप की प्रधानता है। इसका प्रमुख उदाहरण सराय किला नालंदा से प्राप्त हुआ है। पालकालीन जो चित्रकला है, उनका चित्रकला में भित्ति चित्र वो कहाँ से मिला है? तो नालंदा के सराय किला से। सराय किला जो जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मतलब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा को कुछ अनुदान दिए गए हैं, उसमें इस जिले को प्रमुख मतलब ये जो जगह है नालंदा का, उसको प्रमुख ध्यान में रखा गया है। फिर बोल रहे तख्ती पर महिला द्वारा श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निहारते हुए चित्र को प्रदर्शित किया गया है, जो कला के साथ साथ मानवीय मनोवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। मतलब एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र पे क्या ही हो जाए, मतलब कोई भी कला क्या होती है, किसी भी समाज की रूपरेखा को दर्शाती है। तो उस टाइम पे महिलाएं किस तरीके से अपने आप को, एक महिला के लिए खुद के मन में खुद की क्या छवि होती थी, वो किस तरीके से सजना संवरना पसंद करती थी, इस चीज़ को मतलब वहाँ के चित्रों पे, भित्ति चित्रों पे दिखाया गया है। और ये कहाँ पर मिला है? तो नालंदा के सराय किला में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या चित्रकला की विशेषता, पालकालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं? बोल रहे पाल चित्रकला में चक्रदार रेखाएं और वर्ण मतलब रंग की हल्की आभाएं विद्यमान हैं। मतलब इसमें जो लाइन यूज किए गए हैं वो चक्रदार रेखाएं यूज की गई हैं। और जो रंग है, रंग मतलब हल्के हल्के रंग यूज किए गए, गाढ़े रंग यूज नहीं किए गए हैं। और यह एक प्राकृतिक शैली है जो कि समकालीन कांस्य और पाषाण मूर्ति कला के आदर्श रूपों में मिलती है। जैसे हम लोग मौर्य कला को देख रहे थे, पाषाण और लकड़ी कला जो काष्ठ कला था उसका मिश्रण था, ठीक वैसे ही जो यहाँ की जो पाल कला है, वो पाल कला में जो चित्रकला है कांस्य और पाषाण जो उसका मिश्रण है। फिर बोल रहा है कि इस शैली के चित्रों पर अजंता जैसी मांसल और कोमल आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है कि और बोल रहा है कि उनकी मुद्राएं वो
भाव भंगिमा अजंता के समान है। मतलब पाल कला के चित्रों का मतलब जो ये है कि तुलना है जो किससे की जाती है, अजंता के चित्रों से की जाती है, क्योंकि अजंता के चित्र भी जो है मांसल है, वहाँ पे जो आकृतियाँ जो भी दिखाई गई हैं वो मांसल आकृतियाँ दिखाई गई हैं, कोमल दिखाई गई है। ठीक वैसे भी पाल कला में भी मांसल और कोमल आकृतियों के निर्माण पर ध्यान दिया गया है। फिर बोला कि इस शैली के चित्र ताड़पत्र पर बने हैं, जिसमें पत्रों के बीच बीच महात्मा बुद्ध के जीवन बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए गए हैं और दोनों किनारों पर सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ बगल में ही एक यहाँ पर दिखा रखा है कि किस तरीके से ताड़पत्र पे मतलब ये किया गया है, बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पे कोई उनकी घटना है, घटना को दिखाया गया है और उसके दोनों उस पृष्ठ के दोनों किनारों पर कुछ सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। ये पांडुलिपि का एक तरीके से एग्जाम्पल है, जो भी यहाँ पे हम चित्र देख पा रहे हैं वो पांडुलिपि का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इन चित्रों को बनाने में प्राथमिक रंगों लाल, नीला, काला, सफ़ेद तथा सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी, दूसरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। पाल चित्रकला पर बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि हम देखते हैं एक तो है वज्रयान और एक है तंत्रयान। मूर्तियों पर तंत्रयान और चित्रकला पर वज्रयान शाखा का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि पाल कला के विभिन्न रूपों में बौद्ध धर्म का प्रभाव, कि हम कैसे हम लोग अभी बोले कि जो कोई भी कला होती है उसमें उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को हम देख सकते हैं। तो कैसे हम पाल कला में उस वक्त की धार्मिक स्थिति का मतलब एक तरीके से ये की छवि है कैसे हम खोज सकते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पाल शासक धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से कला के विभिन्न रूपों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। ये तो मतलब बहुत लाजमी सी बात है, जो भी शासक जिस धर्म को मान रहा होगा उस धर्म के कला का विकास होगा ही होगा। कला के सभी रूपों, स्थापत्य हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या फिर भित्ति चित्र हो, बौद्ध धर्म के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्थापत्य कला के अंतर्गत महाविहार का निर्माण बौद्ध शिक्षा के रूप में किया गया, शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया, जहाँ बौद्ध भिक्षुक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आवासन भी करते थे। ठीक है, एंड उसको बोला कि इसके अतिरिक्त पाल कला के दौरान चैत्य एवं स्तूप का निर्माण भी किया गया, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक स्थल थे। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो महाविहार है, बहुत बड़े लेवल पे महाविहार, 4 महाविहार देखने को मिलते हैं। आखिर वो क्या थे? बौद्ध शिक्षा केंद्र ही तो थे, और उसमें कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु रहते थे और बौद्ध शिक्षा भी दी जाती थी लोगों को। तो वही बोल रहा है उस टाइम दार्शनिक रहने के लिए इन महाविहारों में कहाँ से विदेशों से आया करते थे, बहुत से दुर्गम यात्राएं तय करके। तो जो भी संरचना यहाँ मिलती है स्थापत्य की, बौद्ध धर्म से प्रभावित तो मिलती हैं, तो यहाँ पे धर्म का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि मूर्ति कला में अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, जैसे बुद्ध हो गए, बोधिसत्व हो गए, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा आदि की मूर्तियाँ नालंदा, बोधगया, कुकरीहार, राजगीर, भागलपुर आदि से प्राप्त हुई हैं। मतलब मूर्तियाँ उस टाइम पर धार्मिक सहनशीलता थी, मानने वाली बात है। मतलब हिंदू धर्म की मूर्तियाँ भी मिली हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो ये है कौन सी मूर्ति मिली है? बौद्ध धर्म की जो मूर्तियाँ हैं, बुद्ध है, बोधिसत्व हो गए, मंजूश्री हो गई, तारा और अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ मिली हैं। बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा की मूर्तियाँ मिली हैं अलग अलग जगहों से, नालंदा से, बोधगया से, कुकरीहार से, राजगीर से, भागलपुर से। और पाल कला की चित्रकला में पांडुलिपियाँ बने चित्र अष्टसहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता एवं पंचरक्ष प्रमुख उदाहरण है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो प्रज्ञा पारमिता आप कह ले, चाहे पंचरक्ष कह ले, जो कि भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कंजर्व रखा गया है, तो मतलब यही प्रिजर्व करके रखा गया है उसको। तो ये भी बता रहा है कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं किससे बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, यानी निश्चित तौर पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा था उस टाइम की पाल कला पर। और भित्ति चित्र का प्रमाण नालंदा के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है, जो हम लोग देख चुके हैं। वही जो स्त्री है अपना सौंदर्य कर रही है किस तरीके से, और बोला जिसमें ग्रेनाइट पत्थर पर ज्यामितीय आकृतियों के साथ बोधिसत्व, जम्भला आदि का चित्रण मिलता है। क्या क्या चीज़ें मिली हैं? बोधिसत्व का चित्र मिला है, जम्भला का चित्र मिला है। और उपयुक्त विवरण के आलोक में हम पाते हैं कि पाल कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इन सभी प्रकार के कलात्मक विधाओं में सभी पाल शासकों ने रुचि ली और पहले से चले आ रहे कलात्मक विकास को संपुष्ट किया। यद्यपि बौद्ध प्रभाव पाल कला की प्रमुख विशेषता थी, लेकिन इन पर अन्य धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म का प्रभाव भी सर्वधर्म समन्वयवादी विचारधारा को परिलक्षित करती है। लेकिन कहा जाए तो एक तरीके से जो बौद्ध बाल कला है मेनली देखते हैं उस पर कि 80% जो प्रभाव है वो बौद्ध धर्म का ही रहा था। हाँ, धार्मिक सहनशीलता के रूप में जैन धर्म और हिंदू धर्म को छवि भी वहाँ देखने को मिलती है। कभी उन शासकों ने किसी धर्म को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको बढ़ावा ही दिया है। आइए देखते हैं कि कैसे जो पाल कला है, पाल कला की क्या सीमाएँ हैं, क्या कमियाँ हैं, किस तरीके से उसकी आलोचना की जा सकती है।
तो इसमें है कि स्थापत्य कला के में अत्यधिक ईंटों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग कम, जिससे अस्थायित्व कम। मतलब इस कला में आप देखेंगे जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो नालंदा महाविहार है, तब वहाँ पे जब आप देखने को जाएंगे तो लगता है पूरा पूरा जो संरचना है वो ईंटों पे ही खड़ा है। मतलब वहाँ पे सीमेंट वगैरह चाहे जो भी मिट्टी वगैरह बहुत कमी मतलब देखने को मिलती ही नहीं है। ऐसा लगता है बस ईंट खड़ा कर दिया गया है। तो ईंटों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, पत्थरों का यूज नहीं किया गया है। पूरा मूर्तियों में अग्रभाग पर जोर, जबकि पिछला भाग पूर्णतः समतल। आप देख सकते हैं जैसे कि मौर्य कला के जो मूर्तियाँ थी उनमें जो ये हो अग्रभाग हो या फिर पिछला भाग हो, दोनों ही मतलब दोनों ही चीज़ों में ये दिखाया गया था। जो शारीरिक जो ये है भाव भंगिमा अच्छी तरीके से दिखाई गई थी। लेकिन जो बाल कला में पता नहीं क्या भाव था क्या नहीं था, या उनकी जो चित्रकारों की मूर्तिकारों की रुचि कम थी, उन लोगों ने सिर्फ अग्रभाग को मतलब दिखाने पर जोर दिया है। फिर बोला कि पालकालीन मूर्तियों में सहज सौंदर्य दिखाई नहीं देता है, जो गुप्तकालीन मूर्तियों में दिखाई देता है। ठीक है कि जो पाल कला है वो गुप्त काल की थाती पर तैयार हुआ है, लेकिन वो मतलब उस हद तक ये सफल नहीं हो पाया है गुप्तकालीन मूर्तियों को वो करने में, नकल करने में, जिस तरह का गुप्त काल की मूर्तियाँ थी। फिर बोला कि मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता, जिससे वास्तविक सुंदरता छिप जाती है। मतलब एक होता है कि सिंप्लिसिटी जो होती है, जिसमें सुंदरता होती है सिंप्लिसिटी में, वो अलंकरण में नहीं होती है। तब मौर्य काल की जो गुप्त मूर्तियाँ हो, गुप्त काल की जो मूर्तियाँ, उनमें इतनी बस सिंप्लिसिटी है, उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी क्या है मतलब सुंदरता को दिखा रही है। लेकिन गुप्त ये पालकालीन मूर्तियों को दिखाने के लिए, सुंदरता को दिखाने के लिए मतलब अलंकरण की का सहारा लिया गया है, और जो कि मतलब कृत्रिमता प्रदर्शित करती है, उनकी वास्तविक सुंदरता छिप जाती है उन अलंकारों के पीछे। मगर कला का विभिन्न रूपों में धार्मिक विषय पर अत्यधिक जोर और स्थानीयता को कम दिया गया है। मतलब धार्मिक विषय को ज़्यादा जोर दिया गया, चाहे महाविहार हो, चाहे स्तूप हो, चाहे चैत्य हो, ये सब चीज़ें जो हैं धर्म को लेकर ही हैं। स्थानीयता बहुत ही कम है पाल कला में। फिर है कि कुछ मूर्तियों को देखने में धार्मिक असहिष्णुता का आभास मिलता है, हो सकता है। अनेक बुद्ध मूर्तियों को हिंदू धर्म देवी देवताओं को अपमानित करते हुए दिखाया गया है। इस दृष्टि से पाल कला में भारतीय संस्कृति में व्याप्त सहिष्णुता और समन्वयवादिता नहीं दिखाई देता है। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि पालकालीन जो शासक थे वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, जैन धर्म के जो भी देवी देवता थे उनको भी मान्यता देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं मूर्तियों को मतलब देवी देवताओं को अपमानित करते हुए दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं, बोला इन आलोचनाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पाल कला में मौलिकता का अभाव था, तथा ये विभिन्न रूपों में मतलब ये खुद ओरिजिनल नहीं थी। जैसे मौर्य कला अपना ओरिजिनल फॉर्म है, गुप्त कला अपना ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन पाल कला ओरिजिनल फॉर्म नहीं था। इसने अपने पहले की जो भी कलाएँ थी उन्हीं को नकल करके ये अपना खुद को खड़ा की थी। और कुछ हद तक धार्मिक कट्टरता का भी प्रभाव दिखता है वही बौद्ध धर्म को लेकर, परंतु सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि विभिन्न कलाओं को 5 शासकों ने संरक्षण दिया तथा सभी धर्मों को अपनी कला रूपों में स्थान देने का प्रयास किया। साथ ही इस कला में तत्कालीन जनजीवन का भी चित्रण दिखता है, एवं लघु चित्रकला जैसी चित्रकला शैली अपने प्रारंभिक रूप में इसी काल में विकसित हुई, जो किसी भी कला से मूल अपेक्षा रखी जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लघु चित्रकला शैली भी हमें देखने को मिलती है। अब निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पाल शासन के दौरान कला के विविध रूपों का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निरंतर व्यस्त होने के बावजूद भी पाल शासकों ने कला परंपरा को नई ऊंचाई दी। सबसे बहुत मतलब अच्छी बात है कि कभी भी जो तो कला का विकास नहीं हो पाता है। जैसे मुगल काल में बाबर कोई और विकास क्यों नहीं कर पाए, हुमायूं कोई और विकास क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो लगातार युद्धों में व्यस्त रहे थे। वो कोई भी स्थापत्य का मतलब निर्माण नहीं करा पाए, कला को बढ़ावा नहीं दे पाए बहुत हद तक। लेकिन वहीं हम इसके विपरीत जो पूर्व मध्यकालीन शासक में जो पाल साम्राज्य को देखते हैं, पाल साम्राज्य द्विपक्षीय संघर्ष में व्यस्त था कन्नौज के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पीछे कला को विकास मतलब गतिविधि दे रहा है, विकासात्मक गतिविधि उसकी होती रही है और कला का विकास हो रहा है, जिसके स्वरूप में हम लोग आज बाल कला को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू।